One day, I hope all you doing well, taking care of families. So in this video, I'm going to be talking about the mighty empire of Kushan dynasty. In my last video, we have talked about the Indo-Scythian, which are also known as Sakas. तो लास्ट वीडियो में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि चाइना में क्या होता है। चाइना में ये जो एरिया होता है, यहाँ पे एक यूची ट्राइब करके उभर के आती है। यूची ट्राइब क्या करते हैं, जो स्काइडियन लोग होते हैं, जो यहाँ अभी मॉडर्न डे कजाकिस्तान के लोग होते हैं, वो ट्राइबल पीपल को वो बेचारे खदेड़ के यहाँ से भगा देते हैं। अपने जगह से भागते भागते इधर घूमते फिरते वो सीधा इंडिया में आ जाते हैं और यहाँ पे आके वो इंडोसाइथियन कहलाते हैं और जाके फिर अपने साकास नाम से फेमस होकर यहाँ पे एम्पायर चलाते हैं। अब यूची जो ट्राइब होती है वो खुद एक ऐसी ट्राइब होती है, इनके बीच में झगड़े होते हैं। यूची ट्राइब खुद एक कोई एक सिंगल ट्राइब नहीं थी कि हाँ हम सिंगल, इसमें भी बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड थी, बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड थी। तो आपस में इनमें रिवॉल्ट होते हैं। तो कुछ ट्राइब भाग के वही साकास का रूट फॉलो करते हुए यहाँ पे पीछे करते करते यहाँ पे इंडिया में आ जाती है। तो इंडिया में आ जाते हैं और इंडिया में आके वो खुशान डायनेस्टी को फाउंड करती है। ठीक है, तो जो खुशान डायनेस्टी को फाउंड करते हैं उसके बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे। खुशान डायनेस्टी में कौन कौन से एम्पायर में अलग अलग रूलर्स आते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं। खुशान आर कंसीडर वन ऑफ द 5 ब्रांचेस ऑफ यूची ट्राइब हु लिव्ड इन चाइनीज फ्रंटियर और सेंट्रल एशिया। उन्होंने जैसे बताया कि यूची ट्राइब में बहुत सारे ब्रांचेस, उसमें से एक ब्रांच जब वहाँ से भाग जाती है, वहाँ से खदेड़ दिया जाता है, तो वो घूमती फिरती इंडिया में आ जाती है और इंडिया में आके वो एक नई डायनेस्टी बनाते हैं, को खुशान डायनेस्टी कहते हैं। दे वर ऑल्सो नोन एज ग्यू सॉन्ग इन चाइनीज सोर्सेज। तो इनको ग्यू सॉन्ग के नाम से कहा गया। अगर चाइनीज सोर्सेज को देखा जाए तो ग्यू सॉन्ग के नाम इनके मिलते हैं। दे इवेंचुअली एक्वायर द डोमिनेंस ओवर द अदर यूची ट्राइब। तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे आते हैं और धीरे धीरे पावर में आते आते अलग जो जो बाकी की जो यूची ट्राइब होती हैं उस पर ये डोमिनेंस दिखा के उनके ऊपर वो दिखाते हैं, एक तरह से पावर दिखा के उनको दबा देते हैं और खुद उभर के आते हैं। कुछ जो इनमें से देखिए ये समझिए भाई, यूची ट्राइब में बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं। तो जो उसमें पावरफुल होएगा उस टाइम वो दूसरे को दबा के अपने आप को सुपरमेसी कर लेगा। दे मूव्ड ईस्टवर्ड टुवर्ड्स इंडिया डिफीटिंग द पार्थियन एंड साकास इन द फर्स्ट सेंचुरी। देखिए अब पिछला थोड़ा याद कीजिए, पिछली वीडियोस में पार्थियन किंग्स थे जो ग्रीक के किंग थे और साकास जो जो इंडोसाइथियन आए थे, तो उनको दबा के यहाँ पे वो अपनी नई डायनेस्टी स्टैब्लिश कर लेते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो अलग अलग रूलर्स हैं तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले जो इनका रूलर होता है रूलर खुजाला कार्ड फेसिस। तो जो पहला रूलर होता है खुजाला कार्ड फेसिस होता है। खुजाला कार्ड फेसिस होता है फर्स्ट यूची चीफ टू लेव द फाउंडेशन ऑफ खुशाना एम्पायर। तो ये पहला बंदा होता है जो कौन सी डायनेस्टी का एम्पायर को सेटअप करता है, कौन सी डायनेस्टी के एम्पायर की फाउंडेशन करता है, तो वो होता है खुशाना डायनेस्टी। इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इस्टेब्लिश सुपरमेसी ओवर काबुल, कंधार ऑफ एंड अफगानिस्तान। यहाँ पे एंड नहीं पे ऑफ होना चाहिए। तो कंधार और काबुल दोनों अफगानिस्तान के एरिया हैं, तो वहाँ पे ये अपनी सुपरमेसी मतलब वहाँ पे उभर के ये वर्चस्व साबित करके उभर के आता है वहाँ पे। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन वीमा ताकतु और सदस्कना। तो ये अपने ये जो इसको सक्सीड करने वाला पर्सन होता है, जो इसके बाद जो किंग आता है वो होता है वीमा ताकतु और सदस्कना, जिसका एम्पायर कब से कब तक चलता है 80 AD टू 95 AD। हु एक्सपेंडेड द एम्पायर इनटू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वो अपना एम्पायर स्टैब्लिश करता है और उसको बढ़ाता है। अगला रूलर आता है वो था रूलर वीमा काथवेसिस। ठीक है, तो दूसरा जो अगला रूलर आता है वो काथवेसिस। एन इंस्क्रिप्शन फाउंड एट राप्तक इन अफगानिस्तान मेंशन दैट ही वाज अ सन ऑफ वीमा ताकतु। तो जो पहला रूलर था आपका खुजाला, उसका जो बेटा होता है वीमा ताकतु, तो ये उसका बेटा होता है। और ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये राप्तक इन अफगानिस्तान में जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ से हमें पता चलता है कि ये उसका सन होता है और अगला रूलर ये होता है। वीमा ताकतु एंड द फादर ऑफ कनिष्का। तो कनिष्का जो ये अगर आप डायनेस्टी पढ़ते हैं खुशान डायनेस्टी में, सबसे जो खतरनाक रूलर आता है वो होता है कनिष्का, जो सबसे बहुत बड़ा रूलर होता है और एक तरह से उसको मानता है इंडिया का, जो एंशिएंट इंडिया का बहुत बड़ा रूलर है इंडियन सिविलाइजेशन का। ठीक है, एंड उसके बाद देखिए इसमें क्या है, तो ये फादर किसको होता है, कनिष्का। तो यही पूछ लिया जाता है कनिष्का का फादर का नाम कौन था, रूलर का नाम था, तो वो कौन होगा, रूलर वीमा काथफेसिस। ठीक है, और इसके फादर का नाम क्या है, तो उसका नाम है वीमा ताकतु। ठीक है, तो यहाँ पे याद रख सकते हैं, थोड़ा सिमिलर नेम है वीमा ताकतु वीमा काथफेसिस, तो यहाँ से थोड़ा बहुत लिंक स्टैब्लिश कर सकते हैं। ही हैज इशूड अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन। तो इस बंदे ने बहुत लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन को इसने इशू किया। ही वॉज अ शिवा डिवोटी एज इज क्लियर फ्रॉम कॉइन्स इशूड बाय हिम। तो वो एक शिव का भक्त था और ये कैसे पता चलता है, जो उसने कॉइन इशू किए थे तो उसमें उसने उसको इनक्रेव किया हुआ था। तो ये मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको शिव की लॉर्ड शिवा की फोटो दिख रही होगी। तो इनमें से पता लगता है कि ये इन्होंने गोल्ड कॉइन भी काफी चलाए, सब देख सकते हैं। एंड देन इसमें शिव का भक्त होना था, तो इस शिव के भक्त का पता लगता है क्योंकि इन्होंने शिव के भी काफी कॉइन्स चलाए थे जिनमें उनकी फोटो इनक्रेव थी। A large number of Roman gold coins found from this era indicate the prosperity
ऑफ इंडिया एट दैट टाइम एंड ऑल्सो ग्रोइंग ट्रेड विद द रोमन। अब समझिए यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा लार्ज क्वांटिटी में रोमन के गोल्ड कॉइन्स भी मिले हैं। अब इससे ये पता चलता था कि जो यहाँ के लोगों का जो इस डायनेस्टी के जो लिंक थे, जो ट्रेड के लिंक थे, वो रोमन्स के साथ थे। रोमन के साथ लिंक थे तो ये माना जाता है कि बहुत सारे इनके पास गोल्ड कॉइन्स है, तो ये वैसे ही एक एम्पायर रहा होगा जिनके पास बहुत रिच रहे होंगे, बहुत सारा पैसा रहा होगा, तो ये माना जाता है प्रॉस्पेरिटी में, मतलब ग्रोइंग स्टेज पे थे ये। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो रूल है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो एक इंडिया की हिस्ट्री के लिए भी हो जाते हैं और इस डायनेस्टी के तो हैं ही हैं। कंसिडर द ग्रेटर कुशाना किंग एंड ऑल्सो अ ग्रेट किंग ऑफ एंशियंट इंडिया। तो इनका नाम है कनिष्का, जो कि माने जाते हैं कुशाना किंग के सबसे बड़े किंग, और ये एंशियंट इंडिया के भी बहुत बड़े किंग है। सन ऑफ विमकादपिस। तो मैंने को बताया था कि विमकादपिस, या वो नाम याद रखना, ये इनके पिताजी हैं। तो ये कनिष्का किसके सन हो जाते हैं? विमकादपिस के। हिज किंगडम इंक्लूड अफगानिस्तान। अब तो इनका अब अगर किंगडम देखे तो बहुत दूर तक फैला हुआ था। ये आप कुशान एम्पायर देख सकते हैं, ये अफगानिस्तान तक बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। तो इसमें देखिए आपको किंगडम में गिना देता हूँ। अफगानिस्तान का पार्ट था, इसके अंदर पार्ट्स ऑफ सिंधु, जो आपके सिंधु नदी थी उसका पार्ट था, पार्ट्स ऑफ द पार्थिया, जो पार्थिया की वो किंगडम थी, जो ग्रीक की किंगडम थी, जो हमने पीछे पढ़ा था, उसको भी उसने एक्वायर कर लिया, उसके सारे एरिया ले लेते। पंजाब था, कश्मीर था, पार्ट्स ऑफ मगध। अब ये इतनी दूर तक पहुंच गए थे, आप देख सकते हैं कि मगध पुत्रा तक ये पहुंच गए थे, जो आज के टाइम का पटना वगैरह वाला एरिया। मालवा, बनारस, मालवा आपका देखिए सेंट्रल एशिया का भी इन्होंने एरिया ले लिया था, एमपी का, मतलब मध्य प्रदेश का। फिर बनारस वगैरह तक ये पहुंच गए थे, काशी वाला एरिया। परहैप्स द पार्ट्स ऑफ द बंगाल तक ये पहुंच गए थे, खोटन, काशनगर, यारकन। तो बहुत एक माइटी एम्पायर था, इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं माइटी एम्पायर। लास्ट 3 इन द मॉडर्न चाइना। तो ठीक है, लास्ट 3 इन द मॉडर्न चाइना। मॉडर्न चाइना के जो आज के मॉडर्न चाइना को भी आप देखें तो उसमें भी कुछ इन्होंने एरिया अपने अंडर कर लिया था। तो बहुत एक बड़े किंग थे ये। हिज एम्पायर कवर द गंधार, जो गंधार आपका एरिया है, पेशावर और अवध, जो अवध आपका अयोध्या वाला एरिया, पाटलिपुत्र, कश्मीर, मथुरा जो यहाँ पे कृष्ण जी बॉर्न हुए थे वाला एरिया। हिज किंगडम ऑल्सो इंक्लूड पार्ट्स ऑफ द उज्बेकिस्तान एंड तजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान तक इनका एरिया था। ठीक है। हिज मेन कैपिटल वॉज पेशावर। तो उनकी जो मेन कैपिटल वो पेशावर थी, जो आज के टाइम में पाकिस्तान में है, और उस टाइम वो क्या किस नाम से जानी जाती थी? पुरुषपुरा। आफ्टर द कैप्चर ऑफ द पाटलिपुत्र ही इज सेड टू हैव टेकन अवे द बुद्धिस्ट मॉन्क अश्वघोष विथ हिम टू पेशावर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब उन्होंने पाटलिपुत्र को कैप्चर करते हैं, पाटलिपुत्र को कैप्चर करने के वहाँ पे 1 सेकेंड तो वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मतलब बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, बहुत बड़े एक मतलब उस टाइम के माने जाते हैं, अश्वघोष। उनको ये अपने साथ ले आते हैं, उनको बंदी बना के नहीं, उनको अपने कोर्ट में एज ए इज्जत के साथ सम्मान देकर अपने कोर्ट में रखते हैं, अपने कोर्ट में ले आते हैं, क्योंकि ये बुद्धिस्ट के बहुत बड़े फॉलोअर होते हैं। आगे देखते हैं। द स्कॉलर इन हिज कोर्ट इंक्लूड। अब इनके जो कोर्ट होता है, देखिए एक थोड़ी यहाँ पे चीज़ समझे, जो ये उस टाइम के किंग होते थे, ये अपने कोर्ट में जो उनका एक जहाँ पे इनकी सभा लगती थी, जहाँ पे, तो वहाँ पे ये हर तरह के लोग रखते थे। एंटरटेन करने वाले लोग भी रखते थे, एडवाइस देने वाले लोग भी रखते थे, और ऐसे रिलीजियस लोग भी रखते थे। तो कोई ऐसे मैटर होते तो सारे सबकी राय ली जाती थी उसमें। तो ये अपने कोर्ट में अलग अलग लोग रखते थे, जिसमें आपको नाम यहाँ पे मैं गिनवा देता हूँ। द स्कॉलर्स इन दिस कोर्ट में कौन कौन थे? परछावा इनके कोर्ट में थे, अश्वघोष तो एक बुद्धिस्ट बहुत बड़े मतलब मॉन्क हैं, फिलोसफर होते हैं। उसके बाद आपके वासुमित्र होते हैं सॉरी गले में, वो वासुमित्रा भी बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं। फिर नागार्जुन होते हैं, वो भी एक बुद्धिस्ट बहुत बड़े फिलोसफर होते हैं। चरखा, अब चरखा याद रखना, चरखा आपने सुना होगा, जो इंडियन मेडिसिन है। तो एंशियंट टाइम में जो इंडियन मेडिसिन है उसके बहुत बड़े ये मतलब वो होते हैं, फिजिशियंस होते हैं एक तरह से, मतलब उस मेडिसिन के फील्ड में बहुत बड़े आगे होते हैं। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, चर्क संहिता। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, चर्क संहिता किसने लिखी थी? वो चरका ने लिखी थी। और ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं किसके कोर्ट में थे? तो कनिष्क के कोर्ट में थे। चर्क संहिता चरका ने लिखी थी, जो मेडिसिन के ऊपर है, और ये किसके कोर्ट में थे? कुशांग के कोर्ट में। तो ये ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर माथुरा थे, तो ऐसे ऐसे लोग काफी इनके उसमें थे। ही ऑल्सो पैटर्नाइज द ग्रीक इंजीनियर एक्सिलियस। तो एक्सेलियस एक जो ग्रीक इंजीनियर था, ठीक है, तो उस वो भी इनके कोर्ट में था, और इनके कोर्ट में इन्होंने काम काफी किया था उसने। कनिष्का कन्वेन द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था बुद्धिस्ट जो गौतम बुद्धा होते हैं, गौतम बुद्धा की डेथ के बाद
उनके बुद्धिस्ट काउंसिल्स होती हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल में कुछ नहीं हुआ था, उनके बाद अलग अलग जगहों पे अलग अलग राजाओं ने अलग अलग चेयरमैन की निगरानी में मीटिंग करते हैं, काउंसिल हुई थी। तो उसमें ये बताया गया था जो भी बुद्धिस्ट के रिलीजन के बारे में आगे क्या करना है। तो पहले मैं आपको गिना देता हूँ। जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो अजातशत्रु के टाइम में हुई थी, क्योंकि उसी टाइम गौतम बुद्ध की डेथ होती थी। सबसे पहले अजातशत्रु कराते हैं, और वो किस एरिया में हुई थी, वो हुई थी राजगिरी में, आपके मगध वाले एरिया में। फिर उसके बाद कालाशोक करवाते हैं, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो होती है वैशाली में। उसके बाद अशोक कराते हैं, अशोका द ग्रेट, वो पाटलिपुत्र में हुई। तो ये सारे एरिया कहाँ पे थे, ये सारे एरिया मगध के आसपास है, मगध के अंदर वाले एरिया थे, कैपिटल्स रही थी किसी ना किसी टाइम में। उसके बाद जो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कनिष्का जो यहाँ पे लिखा है, कनिष्का कन्वेड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एज कुंडल वन कश्मीर। तो ये कुंडल, आप देख लीजिए, सारी मगध का एरिया बिहार के एरिया में हो रही है, और कुंडल वन कश्मीर में ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करा रहे हैं। तो याद रखना कि ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कराई थी, कनिष्का ने। वो कहाँ कराई थी, कश्मीर में, कुंडलवन ने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, इससे दो सेक्ट में डिवाइड हो गया था, दो पार्ट में आपका बुद्धिज्म डिवाइड हो गया था। एक होगा महायाना और एक होता है हीनयाना। अब महायाना हीनयाना के अपने बहुत डिफरेंट व्यूज थे, तो थे, पर मेजर आपको बना देता हूँ। जो हीनयाना होते हैं वो आइडल पूजा नहीं करते हैं, और ये मानते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे वो ह्यूमन बीइंग थे। पर महायाना क्या कहते हैं, वो आइडल पूजा भी करते हैं, वो जो उनकी पत्री वगैरह होती है उसकी पूजा भी करते हैं, और कहते हैं कि ये जो गौतम बुद्ध थे वो एक भगवान का अवतार थे, वो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं थे। तो ये सब है। तो थोड़ा मैं लंबा ना करते हुए जल्दी जल्दी आपको मेन चीज़ कराया था, पर बहुत सारी चीज़ें तो मैं क्या क्या बताया जाता है। अब इसमें देखिए, ही पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म ऑल्दो ही वॉज वेरी टॉलरेंट इन हिज रिलीजियस व्यू। अब देखिए इसका मतलब समझिए, उसने क्या तो कहते हैं अपने जो ये बुद्धिज़्म के बारे में बहुत प्रचार किया, उसके बारे में बहुत उसकी मतलब जो उसकी जो बातें थी, बुद्धिज़्म की जो व्यूज़ थे, जो उनके बारे में जो कहा गया था, उनकी सेइंग्स थी, वो सारे को बहुत बढ़ावा दिया। पर लेकिन वो ये भी माना जाता था कि वो सारे जो मतलब यहाँ पे वो वर्ड दिख रहा होगा, टॉलरेंट इन हिज रिलीजियस व्यू, उसने बुद्धिज्म को बहुत प्रमोट किया, उसकी बातों को आगे बढ़ाया। पर वो ये माना जाता था कि वो सारे जो धर्म है सबको इक्वल, वो मतलब उसके लिए इज्जत रखता है, सब कुछ करता है, तब भी उसने बुद्धिज्म को बहुत वो किया। तो यही कुछ जाती है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं, बस ये रखना है कि बुद्धिज्म को उसने ज़्यादा एक पुश किया, थोड़ा बढ़कर आगे उसके बारे में पैट्रोनाइज किया, उसको मतलब प्रमोट किया। पर लेकिन वो सारे जो धर्म के बारे में इक्वल अपनी रिलीजियस व्यू रखता था, और सारे धर्म को इक्वल इज्जत देता था। हिज कॉइन्स कंटेन अ मिक्स ऑफ इंडियन, ग्रीक एंड जोरास्ट्रियन डाइटीज। अब ये कह रहा है कि जो उसके कॉइन्स है उसके टाइम में छपे, तो उस टाइम अभी जैसे कि ये बड़े प्रॉस्पेरिटी का टाइम था, जहाँ बहुत सारे कॉइन्स मिले हैं, गोल्ड के भी काफ़ी मिले हैं। तो उस टाइम जो कॉइन्स के जो बारे में जो इंस्क्रिप्शन मिलती है, जो उसमें आपको छवियाँ मिलती हैं, तो उसमें इंडियन डाइटीज भी होते हैं। इंडियन डाइटीज मतलब हिंदू के गॉड वगैरह भी हैं, उसके ग्रीक के गॉड वगैरह भी हैं, जोरास्ट्रियन गॉड भी हैं। जोरास्ट्रियन कौन है, जोरास्ट्रियन ये पर्शिया के लोगों का धर्म है। तो ये है, तो उसमें जो भी गॉड है वो भी इसमें देखने को मिलते हैं। और पर्शिया से बात चलिए तो पर्शिया में एक त्यौहार मनाया जाता है, नवरोज। ठीक है, नवरोज भी पर्शिया का त्यौहार है, जोरास्ट्रियन पर्शिया का धर्म है, जो पर्शिया के लोग फॉलो करते हैं, ईरान के लोग। और वहीं का एक जो फेस्टिवल है उसको नवराज कहते हैं, नवराज। ठीक है, तो नवराज किसने स्टैब्लिश किया, मतलब चलाया था, तो वो बलबन नाम के बंदे ने चलाया था, जो आपके दिल्ली सल्तनत में आएगा। तो ठीक है, अब देखते हैं। ही वॉज ऑल्सो अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो इसने आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी बहुत प्रमोशन की, उसको भी बहुत आगे बढ़ा के लेके आया। द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश अंडर हिम। तो इसके टाइम में गंधारा, बहुत सारे स्कूल ऑफ आर्ट आते हैं, गंधारा स्कूल ऑफ, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, तो वो क्या तो कहते हैं इसके टाइम में जो सबसे ज़्यादा उभर के आता है, सबसे ज़्यादा फ्लरिश होता है, बहुत ऊपर अपने हाइट्स पे जाता है, तो वो होता है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। He also propagated the Mahayana form of Buddhism and he was largely responsible for propagating in China. अब ये कह रहा है कि जब मैंने आपको इसमें दो सेक्ट बताए थे, महायाना हीनयाना, तो ये खुद मानता था महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म को, और इसने इसको बहुत प्रोपोगेट किया, प्रमोट किया, और इसने ये रिस्पॉन्सिबल भी माना जाता है कि इसी के बलबूते से ही चाइना में जो इतना बुद्धिज्म फैला, जो कोरिया वगैरह इस साइड में भी, अब जापान वगैरह में जाओ तो बुद्धिज्म फैला, तो इसके बलबूते से ही फैला है। तो क्योंकि इसकी जब इसका एम्पायर इतना बड़ा हुआ था, तो ये खुद मानता था, तो वहाँ के लोग भी किंग को देख के मानते थे, तो इसी से धीरे धीरे फैलता था। कोई भी धर्म ऐसे ही फैलता है। तो आगे देखते हैं। इट इज़ नॉट नोन हाउ ही डाइड। तो ये हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कहीं भी इंस्क्रिप्शन वगैरह में हमें कहीं भी किसी भी टेक्स्ट बुक से नहीं पता चलता कि ये कैसे मरा था, तो इनकी डेथ कैसे हुई थी, तो इसके बारे में हमें नहीं पता। इतने बड़े किंग होने के बारे में इनका पता नहीं था। तो कुशान एम्पायर आप देख सकते हैं, आप कुशान एम्पायर के टाइम ही आपका ये सिल्क रूट होता है। सिल्क रूट कुछ नहीं था, एक ट्रेड रूट था जिससे वो व्यापार करते थे, तो जोड़ के रखता था आपके जापान वगैरह, जो ईस्ट वाले माना जाता है, तो उगता सूरज का देश जापान को कहा जाता है, तो वहाँ से लेके इंडिया से होते हुए आपके ये चाइना वगैरह से होते हुए
वे सब कुछ ये जाके यूरोप वाली साइड तक जाता था। तो इससे भी धर्म के लोग मतलब इनके रिलीजियस जो आगे बढ़े, अलग अलग जगहों पे जो बुद्धिज्म वगैरह फैला, ये सब माना जाता है उस टाइम। ठीक है, तो बाकी ट्रेड वगैरह तो फैला ही, जो ट्रेड में काफी आगे थे। अब इसमें जल्दी से अचीवमेंट देख लेते हैं, इसको भी खत्म करते हैं। अचीवमेंट ऑफ कुषाण, संस्कृत लिटरेचर बिगेन टू डेवलप ड्यूरिंग दिस टाइम, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वर हेल्ड इन संस्कृत। तो संस्कृत लिटरेचर को काफी बढ़ावा मिला इस टाइम में। और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कुंडल वन में हुई थी इनके उसमें जो इनके टाइम में हुई थी, तो ये भी संस्कृत के अंदर हुई थी। अश्वघोष इज कंसिडर फर्स्ट संस्कृत ड्रामेटिस्ट। अब यहाँ पे ये ड्रामेटिस्ट का मतलब होता है जो नाटक लिखता है या प्लेस लिखता है, तो ये पहले संस्कृत में लिखने वाले अश्वघोष को कंसीडर किया जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम 3 डिस्टिंक्ट स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश। तो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश होते हैं। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट नॉर्थ वेस्ट साइड में फ्लरिश होता है, अमरावती स्कूल ऑफ आंध्र प्रदेश में फ्लरिश होता है। तो आज के टाइम पे आप देखें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन है? अमरावती, क्योंकि हैदराबाद तो अलग हो गया, वो तेलंगाना में चला गया। एंड द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट इन कैंजस वैली। तो मथुरा में जो कृष्ण जी यहाँ पैदा जाके कृष्ण जी हैं, तो वहीं पे जो अपने गंगा के किनारे है, तो वहाँ पे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट भी वो काफ़ी इनके टाइम में फ्लरिश होता है। ट्रेड प्रोपोज्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड इंडिया एंड रोमन एम्पायर। तो जैसे हमने पीछे देखा कि गोल्ड के कॉइन्स काफ़ी छपे हैं और आपके इंडिया जो रोमन के भी काफ़ी कॉइन्स मिले हैं यहाँ पे। तो ये माना जाता है कि चाइना के साथ, रोमन एम्पायर के साथ इनके बहुत सारे बिजनेस वगैरह चलते थे और बहुत ट्रेड फ्लरिश हुआ इस टाइम। The Kushana controlled large parts of Silk Route, which led the propagation of Buddhism into China. It was during the time of Buddhism began to spread to the Korea, Japan also. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ट्रेड रूट स्टैब्लिश होता है, लोग एक से जगह दूसरी जगह जाते हैं, अपने रिचुअल्स लेके जाते हैं, अपने ट्रेडिशन एक दूसरी जगह फॉलो करते हैं, तो लोग भी धीरे धीरे उसमें कन्वर्ट होने लग जाते हैं। तो ऐसे ही एक दूसरे को देखा देखी कन्वर्ट होने में तो पता चला कि वो जापान में भी फैल गया, कोरिया वाली साइड में भी आप बुद्धिज्म आज के टाइम फैला हुआ है, चाइना वाली साइड में भी उस टाइम फैला हुआ, तो धीरे धीरे ऐसे एक जगह से दूसरी जगह ये इसका प्रोपोगेशन होने लगा। मैनी टावर, चैत्यास, टाउन्स एंड ब्यूटीफुल स्कल्पचर वर बिल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कुषाण डायनेस्टी, कुषाण किंग्स। तो कुषाण किंग्स के टाइम अगर देखें तो मैंने इसमें बताया था कल भी, जैसे टावर्स वगैरह काफ़ी बने। उसके बाद चैत्यास, आपको 2 चीज़ें बताई थी, बुद्धिज्म होते चैत्यास होते, विहारास होते। चैत्यास मतलब बहुत बड़े जो प्रेयर हॉल्स वगैरह जहाँ पे आप मतलब प्रेयर्स वगैरह कर सकते, तो वो होते हैं विहारा, जहाँ पे मॉन्क वगैरह ठहरते हैं, उनके जो पंडित होते हैं वो ठहरते हैं। जो मॉन्क्स आपको देखते हैं ना लाल कपड़े और जो शिव्ड हेड में होते हैं, वो ठहरते हैं वहाँ पे। उसके बाद इन्होंने टाउन्स वगैरह काफ़ी अच्छे बनाए, ब्यूटीफुल स्कल्पचर, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई। इनके टाइम में काफ़ी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली हैं, जो आर्ट के तौर पे भी देख सकते हैं। बाकी इन्होंने तो मतलब एक तरह से, अब किंग का ये भी देखें ना, किंग सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ बहुत सारी एम्पायर जीत रहा है, बहुत सारे एरिया को, लैंड को एक्वायर कर रहा है, पर लेकिन वो अपने लोगों को भी खुश रख रहा है कि उनको अच्छा ही माहौल दे रहा है, आर्ट वगैरह फ्लरिश हो रहा है, हर तरह के लोगों को की डेवलपमेंट हो रही है। तो ये भी देखा जाता है, इसलिए इनको काफ़ी ऐसे ही नहीं इनको कहा गया कि अगर ये सिर्फ लड़ झगड़ के लैंड एक्वायर कर लेते हैं, अपनी डायनेस्टी को बढ़ा लेते, तो इनको नहीं कहा। पर इनको कहा जाता है कि सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन के बहुत बड़े किंग, क्योंकि हर चीज़ों का इसमें बूम देखा गया है, एक तरह से फ्लरिश पीरियड देखा गया। ठीक है, तो इसको ज़्यादा लंबी ना करते हुए खुशान हुआ द फॉरेन इन्वेडर। अब देखिए इसमें एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है कि खुशान हुआ द फॉरेन इन्वेडर टू बिगेन विद, बट दे आर कंप्लीटली इंडियन साइड इन द वेज ऑफ कल्चर। ये कहने हैं खुशान जो इंडिया में आए थे, ऐसे तो इनको कहा जा रहा था कि ये भाई फॉरेन इन्वेडर है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि चाइना वाले एरिया से ये आके यहाँ पे यूची ट्राइब्स वगैरह होते हैं, फिर इंडिया में, पर ये इंडिया में आके इतना घुल मिल जाते हैं कि इंडिया के सारी रीति रिवाज को अपना लेते हैं और इतने इंडियनाइज हो जाते हैं कि सारे कल्चर वगैरह को ये अपना लेते हैं। ठीक है, इंडियनाइज हो जाते हैं। तो इसमें वर्ड यहाँ पे यूज भी किया, इंडियनाइज्ड। It is said that the Kushan period in India history was the perfect forerunner for the golden age of Guptas. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने अगर गुप्ता के बारे में पढ़ा होगा, कब थोड़ी बहुत हिस्ट्री वगैरह के आप स्टूडेंट रहे हो या आप तैयारी वगैरह कर रहे हो, तो गुप्ता पीरियड जो इसके बाद में पढ़ाऊंगा वो होता है गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन। ठीक है, पर लेकिन उसको स्टार्ट करने या उसको एक अर्ली साइन देने के लिए कौन सी डायनेस्टी मानी जाती है? तो खुशान डायनेस्टी मानी जाती है कि इसने पहले एक साइन दे दी है कि अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो गुप्ता डायनेस्टी जो बाद में आती है, जो वो ये सब चीज़ों को मतलब आगे उसी को कंटिन्यू करते हुए वो फ्लरिश कर देती है और उसको गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन वो कहा जाता है। उसके गुप्ता पीरियड बहुत एक ऐसा पीरियड था जिसमें आप देखेंगे आर्किटेक्ट एक बूम पे था, मतलब उससे इतना आर्किटेक्ट कभी उस पर नहीं पहुंचा था। जो भी अब डायनेस्टी आई थी तो उसके बारे में अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे, अलग उनके बारे में आते हैं। तो उसके बाद फिर अब ये सब बहुत अच्छे अच्छे एम्पायर थे, पर लेकिन अब कब तक एक किंग ये सब करता रहेगा, तो एक डिक्लाइनिंग फेज को भी ये देखने को मिलता है डायनेस्टी के साथ। कनिष्का वाज सक्सीडेड बाय हिज सन
वैशिका। तो इसके बाद इसके सन विशिष्का आते हैं, विशिष्का वाज फॉलोड बाय द हुविष्का एंड कनिष्का टू सन ऑफ विशिष्का कनिष्का टू वाज फॉलोड बाय द वासुदेव वन। तो बहुत मतलब अर्ली सक्सेशन में बहुत सारे किंग आते हैं जाते रहते हैं, ठीक है। वासुदेव वॉज द लास्ट ग्रेट किंग ऑफ द कुषाण। तो वासुदेव वन एक माना जाता है सबसे आखिरी का जो सबसे लास्ट ग्रेट किंग रहा है। उसके बाद भी किंग आए होंगे पर ये लास्ट ग्रेट किंग इसको कहा गया। आफ्टर हिज डेथ द एम्पायर वर डिसइंटीग्रेट अवे, ही प्रोबेबली डाइड इन 232 AD। इसके मरने के बाद जो एम्पायर था, जो इतना बड़ा माइटी एम्पायर था, वो अलग अलग टुकड़ों में फिर बंट जाता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अलग अलग जगहों से आपके 3-4 किंगडम आएंगे, फिर गुप्ता आके सारा कुछ तहस नहस करके गुप्ता एम्पायर स्टैब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये था, बस आपको थोड़े बहुत ये जो इसको पकड़ना है आपने, इस वाले किंग को, आपके कनिष्का को, बस इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये इस एम्पायर से वो हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।